वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। यदि दोस्तों आपने पहले वाले 9 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि दोस्तों आप एग्ज़ाम के अंदर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराते हैं। उसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे प्रीवियस एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों यदि आप इन क्वेश्चनों की तैयारी अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, और यदि आप इन प्रैक्टिस सेट की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लास को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी। अब करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की शुरुआत। इसका पहला क्वेश्चन है, कार्नोट इंजन के 100% क्षमता के लिए स्रोत का ताप होना चाहिए। यानी कार्नोट इंजन की जो इफ़िशियंसी है उसको 100% करने के लिए जो सोर्स होता है उसका टेम्परेचर क्या रखना होगा। तो हम जानते हैं जो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - T2/T1। यह हमारा दिया हुआ है 100%, मतलब कि ये हो जाएगा 100/100। तो इसका जो मान होगा हमारा 1, यानी कि 1 - T2/T1 का मान है 1। तो इससे हमारा निकल कर आ जाएगा T2/T1 = 0, क्योंकि यह जो 1 है इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 में से 1 घटकर हमारा बच जाएगा 0। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंदर यदि अपन अनंत का भाग देते हैं तो हमारा निकल कर आता है 0। तो यहाँ पर T1 का मान यदि अपन अनंत रखेंगे तो इसका मान जो होगा वो हमारा 0 निकल कर आ जाएगा। तो इससे यह बात साबित होती है कि T1 का मान यदि अपन अनंत हो जाएगा तो ही यहाँ पर इसका मान 0 निकल कर आएगा, यानी कि इसकी जो इफ़िशियंसी है इसका मान 100% होगा। तो दोस्तों याद रखना, कार्नोट इंजन की क्षमता 100% रखने के लिए जो स्रोत का टेम्परेचर होगा T1 उसका मान हमें अनंत रखना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पदार्थ की किस अवस्था की 2 विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। दोस्तों हमें बताना है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य, ठोस व गैस। उसमें किस अवस्था की जो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं वो 2 होती हैं। तो याद रखना, पदार्थ की गैस अवस्था की जो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं वो 2 होती हैं। एक तो होती है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, एक होती है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। ये दोस्तों इसलिए होती हैं क्योंकि जो गैस होता है उसमें जो ऊष्मीय प्रसार होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है नियत आयतन पर, यानी यदि आयतन को नियत रखा जाता है तो यदि T को अपन इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है। एक होता है नियत दाब पर, यदि अपन प्रेशर को नियत रखते हैं तो इसके टेम्परेचर में यदि इंक्रीज किया जाता है तो इसके वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। यानी इसमें 2 प्रकार की ऊष्मीय प्रसार होते हैं, यानी ऊष्मीय प्रसार होने के 2 प्रकार की ऊष्मीय प्रसार होने के कारण इसमें 2 प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। एक होती है नियत आयतन पर, एक होती है नियत दाब पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक व्यवस्था में आवर्ती की इकाई है। यानी दोस्तों इंटरनल स्टैंडर्ड सिस्टम है, स्टैंडर्ड सिस्टम, इसके अंदर हमें बतानी है यूनिट होगी जो फ्रीक्वेंसी की वो क्या होगी। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी की जो मात्रक होता है उसकी यूनिट होती है वो होती है प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, यानी चक्रों की संख्या होती है लेकिन वो होती है प्रति सेकंड होती है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर आएगा हर्ट्ज। दोस्तों इसका जो आवर्ती का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज बराबर होता है 1 चक्रों की संख्या बटे सेकंड। यदि दोस्तों यहाँ पर सेकंड होता है इसके दोनों ऑप्शन राइट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मिनट दिया हुआ है तो ये तो हो जाएगा गलत और हमारा हर्ट हो जाएगा सही, हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस कारण होती है। यानी दोस्तों किसी वस्तु के अंदर यदि गतिज ऊर्जा है तो वह ऊर्जा उसकी गति के कारण होती है। किसी वस्तु के अंदर गतिज ऊर्जा तभी होगी तब वह गति कर रही है। यदि वह स्थिर है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो स्थिति होती है हमारी उसके कारण होती है स्थितिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है मोशन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारक का विद्युत परिपथ में उपयोग होता है, यानी कि जो कैपेसिटर होता है उसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसके अंदर हमें यूज़ बताना क्या यूज्ड होता है वो। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारा कैपेसिटर होता है उसका कार्य होता है विद्युत आवेश बनाए रखना, जो वोल्टेज कम करना और वोल्टेज को बढ़ाना जो कार्य होता है वो होता है ट्रांसफार्मर का।
जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कार्य होता है वोल्टेज को बढ़ाना व कम करना, बल्कि जो कैपेसिटर का कार्य होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी वाला, विद्युत आवेश को रखने के लिए। दोस्तों जो कैपेसिटर होता है वो ओनली विद्युत आवेश जितना है उसको रखता है, उसको बनाए रखता है, लेकिन उसको उत्पन्न नहीं करता। याद रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो कैपेसिटर होता है हमारा, उसका कार्य विद्युत आवेश रखना ही होता है, न कि उत्पन्न करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कई स्टूडेंट इन दोनों ऑप्शन में बहुत ही कन्फ्यूजन होते हैं, तो याद रखना, तो कैपेसिटर होता है वो हमारा आवेश को उत्पन्न नहीं करता है, यह ओनली आवेश को बनाए रखता है, यानी कि रखने के लिए इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी क्रिया चुंबकीय यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। दोस्तों विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उस पर पंखा भी होता है, टेलीफोन रिसीवर होता है, माइक्रोफोन, ये तीनों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित हैं। लेकिन जो डायनेमो होता है वह चुंबकीय प्रेरण यानी जो चुंबकीय प्रेरण होता है उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखना, तो डायनेमो होता है वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित न रहकर चुंबकीय जो प्रेरण है हमारा उस पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो पंखा है और टेलीफोन रिसीवर होता है और माइक्रोफोन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि अपन विद्युत धारा देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे वो क्रिया करते हैं, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आधारित होते हैं। लेकिन जो डायनेमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को डीसी करंट जो एसी करंट हो हमारा प्रत्यावर्ती धारा उसको परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कौन सा जो डिवाइस होता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो हमें बताना, इसको राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है यानी विद्युत मोटर होती है उसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जो हमारा डायनेमो होता है उसका प्रयोग होता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। जो डायनेमो होता है उसके द्वारा एसी करंट को उत्पन्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ट्रांसफार्मर होता है वह एसी करंट की जो वोल्टेज होती है उसको इंक्रीज व डिक्रीज करता है, यानी कि जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा का जो विभवांतर होता है यानी वोल्टेज होता है उसको बढ़ाता है व कम करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि विद्युत मोटर ही हमारी जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एक यंत्र है जो, यानी दोस्तों ट्रांसफार्मर होता है उसका कार्य मैंने बताया था कि वह एसी वोल्टेज को घटाता है व बढ़ाता है। दोस्तों याद रखना, जो ट्रांसफार्मर होता है वो ओनली एसी जो हमारी धारा होती है उसी में ही कार्य करता है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट में यह कार्य नहीं करता। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए ट्रांसफार्मर यूज होता है। याद रखना, यह एसी वोल्टेज को घटाता है व बढ़ाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCR एक एसी परिपथ में किसकी तरह बात करेगा। तो दोस्तों यह जो SCR होता है हमारा, यह जो एसी परिपथ होता है उसके अंदर अर्ध तरंग रेक्टिफायर का कार्य करता है। तो इसका याद रखना, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो SCR होता है HCR, यह दोस्तों याद रखना यह PNP 4 प्रकार के अर्धचालकों की बनी हुई युक्ति होती है, और इसका जो उपयोग होता है वो एसी परिपथ के अंदर अर्ध तरंग रेक्टिफायर यानी हाल्फ वेव्स रेक्टिफायर के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजोनेंस परिपथों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अनुनाद होता है रेजोनेंस, उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। पहला ऑप्शन है रेक्टिफायर यानी दृष्टिकरण में। तो दोस्तों दृष्टिकरण में इसका उपयोग नहीं किया जाता। अब है एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक होते हैं हमारे प्रवर्धक के रूप में अनुनाद का प्रयोग किया जाता है। और एक है ओसिलेटर यानी दोलन। तो दोस्तों दोलन भी अनुनाद के कारण ही होते हैं, रेजोनेंस के कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पलीफायर्स एंड ओसिलेटर। तो दोस्तों प्रवर्धक और जो हमारा दोलन होते हैं दोलन, उन दोनों के अंदर रेजोनेंस परिपथों का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMF के आयाम है, यानी हमारा जो विद्युत वाहक बल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी उसका जो हमें वो बताना है फॉर्मूला। तो उसकी विमा का मान हमें बताना है
EMF का मान है, विद्युत वाहक बल है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी कि हम जानते हैं वो विद्युत वाहक बल होता है यानी वोल्टेज होता है, उसी के बराबर इसका विमा होती है, वह हम V बराबर होता है हमारा W/Q, यानी एकांक आवेश के द्वारा किया गया कार्य हमारा होता है, तो इसके द्वारा इसकी विमा अपन निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कार्य की विमा होती है हमारी M1L2T-2, और इसके अंदर आवेश की विमा का भाग देंगे, यानी कि Q की विमा होती है हमारी, Q बराबर होता है हमारा दोस्तों IT होता है, यानी I1 और T1। तो यदि अपन निकाल सकते हैं, तो T ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा T-3, और यदि I ऊपर जाएगा हमारा तो ये हो जाएगा हमारा I-1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ML2T-3 और I-1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। याद रखना, कार्य के अंदर यदि आवेश का भाग दिया जाता है वोल्टेज निकलता है, वोल्टेज ही हमारा EMF का आयाम होता है, यानी कि जो विमा और वोल्टेज की और EMF की विमा होती है वो समान होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निकालने का तरीका यही है, कार्य की जो विमा होती है M1L2T-2, इसके अंदर हमें धारा की जो आवेश की विमा होती है उसका भाग दे देते हैं, यानी I1 और T1 का भाग देंगे तो T-3 हो जाएगा, और ये I होता है, ये I-1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसकी विमा हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए वाली। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हैज डिमिनिशन, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमा बताना है, न कि चुंबकीय क्षेत्र का। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की जो विमा होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी वाला IL-1। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने को होता है चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन, यानी एकाय आयतन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वही होता है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका जो विमा होगी वो होगी IL-1। याद रखना इसकी विमा होगी IL-1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हैज द डिमिनिशन, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बताना है, न कि चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तो हम जानते हैं एल का जो एल के जो विमा होती है उसके अंदर एल वाला जो पद होता है उसकी घात 0 होती है, लेकिन यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है, याद रखना ही होगी यहाँ पर तीव्रता, तो उसकी विमा होगी हमारी IL-1, यानी यह एकांक क्षेत्रफल के अंदर होता, एकांक आयतन होता है हमारा, यानी चुंबकीय आघूर्ण बटे क्षेत्रफल आयतन होता है। सॉरी दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण के यदि अपन आयतन का भाग देते हैं तो उसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन, यानी एकांक आयतन के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वही हमारे चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, उसका जो विमा होगी हमारी IL-1 होगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक परिपथ में धारा को 500:1 में नापता है, यदि एमीटर में रीडिंग 0.6 एम्पियर है तो धारा का मान होगा। देखिए दोस्तों, तो धारा का जो अनुपात दिया हुआ है, यानी 150:1 से नापता है, हमें एमीटर की रीडिंग 0.6 आती है, यानी हम जानते हैं यदि रीडिंग 1 होती है, एक रीडिंग आने पर जो धारा का मान होता है वो होता है 150। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि 0.6 पर कितनी रीडिंग आएगी, यानी इसको 0.6 से गुणा किया गया तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से, यानी यदि एक रीडिंग पर जो धारा है 150 है तो 0.6 रीडिंग पर कितनी होगी, तो इसको 0.6 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 90, यानी 15 छिका होता है हमारा 90, यानी 15 को 6 से गुणा करते हैं 90, ये पॉइंट के कारण हो जाएगा ये 90। वैसे तो 150 को 6 से करेंगे तो 900 होगा, लेकिन ये पॉइंट है यहाँ पर, ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90। यानी याद रखना, यदि एक यूनिट पर धारा 150 एम्पियर की है तो 0.6 यूनिट के लिए अपन निकालेंगे, रीडिंग 0.6 है तो उसकी धारा हो जाएगी 150 × 0.6 यानी 90। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, यानी दोस्तों जो 1 kWh होता है यानी किलोवाट घंटा, यह हमारा 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। याद रखना 1 किलोवाट घंटा होता है 0.6 मेगाजूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्युत
चुंबकीय विकिरण का उपयोग उपग्रह संचार में किया जाता है। दोस्तों उपग्रह संचार यानी कि जो उपग्रह संचार के लिए जो तरंगों का उपयोग किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, जो हमारे जो रेडियो टेलीविज़न होते हैं वो होते हैं उपग्रह संचार के अंदर। उसके अंदर सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। याद रखना, उपग्रह संचार के अंदर यानी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है, चुंबकीय सूक्ष्म तरंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान में कोई सितारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, इसका कारण है। यदि आसमान में कोई तारा टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा है तो इसका कारण होता है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होगा, सॉरी दोस्तों। यानी हम जानते हैं जो तारा होता है जब उसका जो प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल का होता है उसका घनत्व अलग अलग होता है, यानी कहीं पर अधिक कहीं पर कम, कहीं पर अधिक कहीं पर कम। तो उसके कारण उसका जो अपवर्तन है वो होता रहता है, यानी अपवर्तन के कारण कभी इधर प्रकाश, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो जैसे तारा होता है हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है तो इसका कारण हो जाएगा वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। इनके दोस्तों माइक्रोफोन होता है वह उसका जो कार्य होता है वो होता है ध्वनि संकेतों होते हैं उसको धारा संकेतों में परिवर्तित करता है, यानी जो ध्वनि होती है उसको विद्युत धारा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। तो इसका काम होगा ध्वनि संकेतों को धारा संकेतों में परिवर्तित करना, ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, ध्वनि संकेतों को धारा संकेतों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, यदि किसी कोशिका का व्यास 2 गुना कर दिया जाता है तो इसमें जल में यानी जल की वृद्धि होगी। दोस्तों यहाँ पर हमें जल की ऊंचाई में यानी वृद्धि बतानी है कि जल की हाइट में क्या वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी हार्प हो जाएगी। दोस्तों याद रखना, यानी कोई केशिका है यदि उसके व्यास को यदि बढ़ाया जाता है तो उसके जल की ऊंचाई का मान कम हो जाएगा। यदि उसके व्यास को कम किया जाता है तो जो ऊंचाई है हाइट उसका मान बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो हाइट होती है वह उसका जो व्यास होता है डी उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, या अपन बोलते हैं इसकी त्रिज्या आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि एच का मान बढ़ाया जाएगा तो आर का मान कम होगा, आर का मान बढ़ाया जाएगा तो एच का मान कम होगा। यहाँ पर व्यास को यानी त्रिज्या का मान 2 गुना किया गया है तो जल में की जो वृद्धि होगी वो हो जाएगी हाल्फ, यानी 1/2, क्योंकि जो हाइट होती है वो समान व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/r की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की एक सुई पानी की सतह पर अच्छे तरीके से रखने पर तैरती है, क्योंकि दोस्तों जो लोहे की सुई होती है वो पानी की सतह पर तैरती है, क्योंकि पानी का जो पृष्ठ तनाव के कारण सुई होती है उसके पृष्ठ तनाव को पार नहीं कर पाती, तो सुई पृष्ठ तनाव के कारण उसके ऊपर तैरती रहती है। लेकिन यदि सुई का देखा जाता है उनके घनत्व कम होने के कारण वह ऊपर नहीं तैरती, क्योंकि सुई का घनत्व पानी से अधिक होता है तो सुई अंदर डूबनी चाहिए। लेकिन जो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है, उसका भार उस पृष्ठ तनाव को पार नहीं कर पाता तो वह उस पर तैरती रहती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर सी वाला, ड्यू टू सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस टेंशन होगी उसके कारण वह अंदर नहीं डूब सकेगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की बूंदें काफ़ी ऊंचाई से गिरती हैं, जो बारिश की बूंदें होती हैं वो काफ़ी ऊंचाई से गिरती हैं, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वे परम वेग से गिरती हैं जो अलग अलग बूंदों के लिए भिन्न होता है, वे एक ही परम वेग से गिरती हैं, वे वेग में वृद्धि होती है, वे धरती पर अलग अलग वेग से गिरती हैं, उनका वेग बढ़ता है, वे एक समान वेग से धरती पर गिरती हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जब प्रकाश की जो बूंदें होती हैं वह पृथ्वी पर गिरती हैं तो सभी बूंदें याद रखना है अलग अलग वेगों से गिरती हैं, लेकिन वह एक यानी परम वेग से गिरती हैं। जिसका मास अधिक होगा यानी जो बूंद भारी होगी वह अधिक वेग से गिरेगी और जो बूंद हल्की होगी वह कम वेग से गिरेगी। तो दोस्तों ये एक बात हो जाएगी, यानी बूंदें होगी वो भिन्न भिन्न वेग से गिरेगी। अब यानी कि वे परम वेग से गिरती हैं, यानी कोई एक वेग है, एक बूंद है उसका वेग जो ऊपर यानी गिरते समय हो जाता है वही वेग आने पर ठेठ नीचे गिरते समय होता है, यानी कि उसका वेग परिवर्तित नहीं होता, वे परम वेग से गिरती हैं और अलग अलग बूंदों के लिए भिन्न भिन्न होता है। याद रखना, जो बारिश की जो बूंदें किसी ऊंचाई से गिरती हैं तो वे एक परम वेग से गिरती हैं और अलग अलग बूंदों के लिए वेग भिन्न भिन्न होता है, यानी जो बूंद भारी होगी उसके लिए वेग अधिक होगा, जो बूंद हल्की होगी उसका
वेग कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष को देखने के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, इंद्रधनुष होता है वह हमें तब दिखाई देता है जब हमें सूर्य के विपरीत दिशा में मुँह को करते हैं, यानी सूर्य हमारे पीछे होता है और हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो हमारा मुँह इधर होता है और हमारे को यहाँ पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम सूर्य तथा बारिश की बूंद को नहीं देखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सूर्य हमारे पीछे होता है तथा हम बारिश की बूंदों के सम्मुख होते हैं, यानी कि जो सूर्य होता है वो हमारे पीछे होगा और हम बारिश की जो बूंद होते हैं उसके सम्मुख होते हैं। इस बारिश को बूंद को देखने के कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य हमारे पीछे रहता है तथा बारिश की बूंदों के सम्मुख होते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उबलते हुए अंडे की ऊर्जा कैलोरी में होती है। यानी दोस्तों कोई अंडा है उसका जो वह उबलता रहता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है स्वतंत्र, यानी जो अंडा होता है हमारा एज होता है उसकी हमें एनर्जी बतानी है जब वह उबलता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी इसकी होगी स्वतंत्र कैलोरी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाना। तो दोस्तों प्रिज्म होता है वह रंग को विभिन्न रंगों में परिवर्तित करता है। जो प्रकाश होता है वह प्रिज्म होता है जो प्रकाश को विभिन्न अंगों में यानी क्या है विक्षेपित कर देता है, अलग अलग कर देता है, विभाजित कर देता है। तो वह किस कारण करता है, तो वह करता है प्रकाश के विक्षेपण के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव डूब जाएगी जब यह अपने के बराबर को विस्थापित करती है। तो दोस्तों यदि कोई नाव या कोई भी वस्तु होती है वो किसी पानी के अंदर तभी डूबती है जब वह अपने भार यानी अपने वेट यानी वजन, जो वजन होता है उसके बराबर यानी उस पदार्थ यानी जो भी लिक्विड होता है उसको विस्थापित करती है। दोस्तों जो उत्प्लावन का जो आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है उसके अंदर जो उत्प्लावन बल होता है उसके अंदर अपन पढ़ते हैं, यानी किसी द्रव्य के अंदर कोई भी वस्तु डूबी हुई है तो उस पर जो बल लगता है वह उतना लगता है जो वस्तु का जो आयतन होता है उस आयतन के बराबर उस जो लिक्विड होता है उसका भार कितना होता है। तो दोस्तों वह डूबेगी कब, जब यह भार उस लिक्विड के जो यह वस्तु का भार होता है उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के भार के बराबर हो जाए। तो यानी कि भार के बराबर हो जाने से वह डूब जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब वजन के बराबर वह पानी को विस्थापित कर देता है तो वह नाव डूब जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है लास्ट क्वेश्चन आज की इस प्रैक्टिस सेट का, तरल पदार्थ में पृष्ठ तनाव किसकी वजह से। दोस्तों हमारा जो तरल जो पृष्ठ तनाव होता है वो किसकी तरह से यानी वजह से होता है। तो याद रखना, यानी कि अणुओं के सहसंजक बल के कारण, यानी सहसंजक बल क्या होते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल हमारा सहसंजक बल होता है। असंजक बल होता है अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो होता है हमारा आसंजक बल। लेकिन सहसंजक बल होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला। जो पृष्ठ तनाव होता है हमारा एक ही पदार्थ के अणुओं के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल के कारण होता है, यानी अणुओं के सहसंजक बल के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अणुओं के सहसंजक बल के कारण। तरल पदार्थ में जो पृष्ठ तनाव होता है वो अणुओं के सहसंजक बलों के कारण ही होता है। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।